हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड इट्स पोएट इज पैब्लो नेरुदा। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Chile. चिली में ये पैदा हुआ था और इसका जो पैब्लो नेरुडा नेम जो इसने लिया है, इट इज हिज पेन नेम। पेन नेम किसको कहेंगे? पेन नेम इज एन एज्यूम्ड नेम। हिज रियल नेम वाज रिकार्डो रेस। तो रियल नेम उसने यूज नहीं किया अपने राइटिंग के वर्क के लिए, उसने अपना पेन नेम यूज किया है। तो पैब्लो नेरुडा इसका पेन नेम है और इसका जो वर्क है, पैब्लो नेरुडा पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड एंड it make them no less beautiful. So he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। एंड इन दिस पोइम ही टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की जो यूटिलिटी है ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में बात की गई है। सो ही हैज़ आल्सो ट्राइड टू कन्वे ए मैसेज दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग among ourselves। तो इसके बारे में भी इस पोइम में बात हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है ये। इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो पोइट है वो 12 तक गिनने की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनती करने की बात कर रहा है। अगर आप 12 तक गिने तो आपको कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल थोड़े समय में आप 1 से लेकर 12 तक की गिनती कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पोइट है वो भी यही चाहता है कि आप इतने समय तक, जितना कि 1 से 12 तक काउंट करने में टाइम लगता है, उतनी देर आप बिल्कुल शांत रहें। सो हियर ही आस्क्स द रीडर टू कीप स्टिल एंड टू डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो शांत रहकर अंत निरीक्षण करने की बात करता है इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट आवर आर्म्स सो मच। सो हियर ही टॉक्स अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डूइंग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हाउ टू डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करना कैसे है, यहाँ उसके लिए भी मेथड बता रहा है इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ही इज टेलिंग अस that how to do quite introspection। इंट्रोस्पेक्शन आपने कैसे करनी है वही इस स्टैंजा में बताया गया है। तो इंट्रोस्पेक्शन मीन वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो वो फिर आप शांत नहीं रहे, इट मीन्स कि यू आर नॉट स्टिल, यू आर नॉट क्वाइट। तो वो बात करने से मना कर रहा है। वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड व्हेनेवर दे आर स्पोकन दे क्रिएट बैरियर। वो बैरियर क्रिएट करती हैं। तो कैसे बैरियर क्रिएट करती हैं? व्हाइल स्पीकिंग लैंग्वेज वी डू आर्गू, वी डू सिग्नल टू द पीपल। सो इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट बैरियर्स अमंग द पीपल who speak those languages. So that's why he says that we should not speak in any language while doing quiet introspection, while keeping still. तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है। And during this period we will not move our arms so much. It means there will be no physical activity at that time. उस समय जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे, यहाँ तक कि अपने आर्म्स को भी आप नहीं हिलाएंगे। सो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट किसे कहेंगे हम? एक्सोटिक का मतलब हो गया आनंदित। तो जब आप ऐसा करेंगे, देन यू विल डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, देन यू विल रिमेन स्टिल एंड काम। सो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट हो गया कि इट वुड बी ए रियल मोमेंट। यू विल फील स्ट्रेंज एट दिस मोमेंट। सो विदाउट रश, विदाउट इंजन, सो देयर विल बी नो हरी। कोई आप जल्दबाजी में नहीं होंगे। विदाउट इंजन देयर विल बी नो साउंड ऑफ इंजन, वर्किंग इंजन, कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी शुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस।
everybody feels sudden a strangeness in his behavior, in his surrounding. तो उसको अपना जो है वो बिल्कुल एक आनंदित सा वो महसूस करेगा, उसको बिल्कुल अच्छा फील होगा यदि वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, यदि वो 12 तक गिनती करता है। तो हियर द वर्ड 12 स्टैंड्स फॉर द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर और 12 आवर्स ऑफ द डे। तो 12 तक गिनती करने का मतलब यहाँ पर जो 12 वर्ड लिखा गया है, पोएम में जो यूज किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये दिन के जो 12 घंटे है उसके लिए भी यूज हो जाता है। फॉर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, साल में 12 महीने होते हैं, उसके लिए भी ये यूज हो रहा है। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टैंजा। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा देयर आर two literary devices used by the poet in this poem. So here I have underlined these two words, we will। तो यहाँ पर W और W दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, और जब दोनों वर्ड जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे तो उसके लिए हम जो लिटरेरी डिवाइस नाम देते हैं वो होता है एलिट्रेशन। तो एक तो जो पोएट है उसने एलिट्रेशन का यूज किया है। यहाँ पर भी आप देखिए सडन स्ट्रेंजनेस, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। तो सडन एस से एस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेंजनेस आपका एस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। सो एलिट्रेशन किसको कहते हैं आप, जब कोई दो वर्ड जो है व्हेन दे आर पुट टुगेदर एंड दे आर गिविंग द साउंड ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, सो दे आर एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। फिर ये यहां पर मैंने लेटस दो वर्ड इनको भी अंडरलाइन किया हुआ है। सो दीज टू वर्ड्स लेटस, सो दे आर यूज्ड इन द पोएम इन टू कंसेक्यूटिव लाइन। जब दो लगातार लाइनें आ रही हों और उनको हम लेटस वर्ड से स्टार्ट कर रहे हों, तो वो आपका लिटरेरी डिवाइस जो है वो एनाफोरा कहलाता है, उसको हम एनाफोरा कहते हैं। सो नेक्स्ट स्टैंजा, fishermen in the cold sea wouldn't harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands। अब फर्स्ट स्टैंजा में आपको मेथड बताया गया कि हाउ टू डू द इंट्रोस्पेक्शन करनी कैसी है। अब सेकंड स्टैंजा में जो रीडर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ डूइंग इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको क्या हासिल होगा। सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुडंट हार्म व्हेल्स। जो मछुआरे होंगे वो समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे उतनी ही फिश जो है वो समुद्र में से कलेक्ट करेंगे जितनी उनको जरूरत होगी। दे विल नॉट डू ओवर फिशिंग। सो यहाँ पर लिखा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुडंट हार्म व्हेल्स। तो फिशरमैन जो होगा वो उतनी ही फिश जो है वो उतनी ही फिशिंग करेगा जितनी की इसको जरूरत है, ओवर फिशिंग वो नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। और जो आदमी सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है, द मैन हु इज गैदरिंग द साल्ट, वो उतना ही सॉल्ट कलेक्ट करेगा जितनी की उसको जरूरत है। ही वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, इट मीन्स वो उतना ही सॉल्ट कलेक्ट करेगा जितनी उसको जरूरत है। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor would put on clean clothes। अब जो लोग युद्ध के लिए सोचते रहते हैं, those who prepare green wars mean fresh wars, जो युद्ध के बारे में सोचते रहते हैं, wars with gas, जैसे जो गैस से युद्ध लड़े जाते हैं, जो गैस से वेपन तैयार होते हैं, या वॉर्स विद फायर जो आग से जो वेपन तैयार होते हैं, तो उनके बारे में जो सोचते रहते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, अब होता क्या है, व्हेन द वॉर आर फॉट, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो उसमें एक जो कोई ना कोई तो उसमें जीतेगा, लेकिन इसमें जो जीत है उसको कहा जा रहा है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। जीत तो आदमी जाता है लेकिन उसको उसका सेलिब्रेशन करने के लिए कोई मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारी संख्या में लोग मारे जाते हैं। दोनों ही तरफ के लोग मारे जाएंगे, जो युद्ध करने वाला होगा उसके भी और जो युद्ध
जिसके साथ हो रहा है उसके भी, तो उसके जो सेलिब्रेशन होगी उसके लिए कोई बचेगा नहीं, बिकॉज वॉर किल्स so many persons, so no one survives during the war, so that's why the line victory with no survivor is used in this poem. Would put on clean clothes. Now what will be the outcome of doing introspection? जब हम introspection करेंगे तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो लड़ेंगे नहीं, they will not fight with each other, they will stop fighting, वो लड़ना जो है वो बंद कर देंगे. they would put on clean clothes. अब साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि their clothes will not be stained with blood. उनके जो कपड़े होंगे वो खून के धब्बों के साथ नहीं भरे होंगे, क्योंकि वो युद्ध करना छोड़ देंगे. तो उससे they will put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So they will behave लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वो आपस में एक भाई की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे. इट मीन्स दे विल लिव टुगेदर हैप्पीली, वो दे विल नॉट फाइट विद ईच अदर. तो ये आपका जो सेकंड स्टैंजा था उसमें आपको जो आपका इंट्रोस्पेक्शन है उससे आपको क्या हासिल होगा ये बताया गया है. इन द शेड डूइंग नथिंग. What I want should not be confused. Total inactivity, life is what it is about. I want no truck with death. अब ये जो स्टैंजा है, अब उसमें जो in the first and second stanza the poet talks about the utility of doing quiet introspection, keeping still, keeping calm. तो उसमें तो वो बात करी कि स्टिल रहना है, कि बिल्कुल शांत रहना है. तो यहाँ पर पोइट जो है ये क्लियर कर रहा है अपना मैसेज कि जो रीडर्स हैं वो इस डाउट में ना रहें कि शांत होने से मतलब ये है कि वी शुड रिमेन इनएक्टिव, हम इनएक्टिव रहेंगे. नो नो, ही सेज दैट आई डोंट वांट इट एट ऑल, बट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. ही डजंट वांट टू कंफ्यूज द रीडर्स. वो रीडर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि रीडर्स जो है वो पजल हो जाएंगे कि हमने बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाना है. विद टोटल इनएक्टिविटी, life is what it is about. I want no truck with that. Here doing introspection is not connected with death. उसको death से connect नहीं कर रहे हैं कि आप introspection करेंगे तो आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे. तो ऐसा उसका मतलब बिल्कुल नहीं है. He doesn't say it at all. So he means, उसका क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहता है? If we were not so single-minded about keeping our lives moving, so we should be single-minded. We should be single-minded mean we should be well determined. हमें दृढ़ संकल्प होकर काम करना है. जो भी हम करेंगे तो हमें बिल्कुल उसको डिवोशन के साथ करना है. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. अब प्रॉब्लम क्या है? The problem is that people do not understand each other. लोग जो हैं वो एक दूसरे को समझते नहीं है. वो they never try to understand each other. But if they do introspection, अगर वो introspection करते हैं, then they will be able to understand each other. तो वो अपने एक दूसरे को समझने में वो सफल हो जाएंगे. So of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अगर हम introspection नहीं करते हैं, if we will not do introspection, it means we will threat ourselves with death. हम अपने आप को मृत्यु से जो है वो जोड़ लेंगे. So we will be connected to death if we do not do quiet introspection. तो ये तो था आपका थर्ड स्टैंजा. In the last stanza of the poem, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. अब अर्थ जो है यहाँ लास्ट स्टेंजा में जो पोइट है उसने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है. विद द हेल्प ऑफ द अर्थ से उसने कनेक्ट किया है ह्यूमन लाइफ को और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया है. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. अब पृथ्वी की बात करें तो इन द
winter season, everything seems dead, everything seems still. If we talk about the winter season, everything seems still in the winter season. What in the spring season, everything proves to be alive. हर चीज जो है वो जीवित नजर आती है. जो विंटर सीजन में सब कुछ आपको वीरान नजर आएगा सब कुछ, लेकिन जैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन आएगा उसमें नए पत्ते, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज, तो ऐसा लगेगा कि जो अर्थ जो है वो फिर से जीवित हो उठी है. in the winter season it seems dead, but in the spring season it seems alive. तो ये अर्थ जो है वो हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देती है. we should seek a lesson from the earth. So now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So in the last line here the poet says that so everyone should do quiet introspection and you do it. तो आप करिए quiet introspection करिए आप, और मैं जाता हूँ. So this finishes your point. So there are some questions which are mentioned here about this point. What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? तो इसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि अगर हम 12 तक गिनती गिनेंगे या हम शांत रहते हैं, if we will keep still, so what will be the outcome of doing it? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो we will start our activities in a फ्रेश मैनर. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अगला काम आप जो करेंगे उसको बहुत ही ऊर्जा के साथ करेंगे. वी विल फील स्ट्रेंज, वी विल हैव एनर्जी एंड वी विल स्टार्ट अवर वर्क इन ए फ्रेश मैनर. सो इट विल बी द आउटकम ऑफ काउंटिंग अप टू 12. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो ये तो हमने अभी कहा किया इस क्वेश्चन को कि टोटल इनएक्टिविटी की वो बात कर ही नहीं रहा. ही whatever he say it is connected with life, it is not connected with death. So he doesn't mean at all why saying that he connect everything with death. So ऐसा बिल्कुल नहीं है. So ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया. What is the sadness that the poet refers to in the poem? तो sadness क्या है? We never understand each other. So it is the sadness of never understanding each other which is mentioned in the poem. So what symbol from the nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो इसमें अर्थ का एग्जांपल दिया गया है. इन द विंटर सीजन एवरीथिंग सीम्स डेड, बट इन द स्प्रिंग सीजन एवरीथिंग सीम्स अलाइव. सो perhaps nature teaches us a good lesson. So this finishes your poem. I hope you will like it. So I have downloaded the content of this poem from the link shown here. You can also download it from there. So keep watching and sharing. Thank you.